हमेशा रिकॉर्डिंग पे एक नजर रखना, जहां भी बंद पड़े तुरंत मुझे बता देना, और जब मेरी आवाज क्लियर सुनाई ना दे, अटक अटक के आए, तो भी मुझे बता देना। चलिए भाई, बता दे मुझे कोई, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों क्लियर हैं? यस सर। ठीक। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि जब थायराइड ग्लैंड अपनी थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम करता है तो क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या डिजीज होती हैं, उन सबको हमने देखा। उसके सिम्टम्स क्या क्या है, रीजन क्या क्या है। उस कंडीशन को हमने एक साथ हाइपोथायराइडिज्म कहा था, कि जब थायराइड ग्लैंड अपनी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है। आज हम पढ़ेंगे कि जब थायराइड ग्लैंड अपनी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है T3 T4 को या थायराइड हार्मोन को, तब कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपर थायराइडिज्म। तो आज हम बात करेंगे हाइपर थायराइडिज्म के बारे में। ये देखते हैं। ये हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मतलब हाई। थायराइडिज्म का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड रिलेटेड। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो थायराइड हार्मोन था वो यदि ज्यादा निकलता है तो हाइपर थायराइडिज्म कहलाता है। मे बी ड्यू टू, क्यों हो सकता है भाई, ये इसका कारण क्या क्या है? एक नॉर्मल लूप क्या था? इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन क्या होता है? देखिए तो बता दे मुझे, ऊपर वाला क्या था बताओ? हाइपोथैलेमस, ये क्या था? एंटेरियर पिट्यूटरी, ये क्या था? थायराइड ग्लैंड। सुन पा रहे हो ना? हाँ या ना बोलना भाई, है ना? जी सर। रिकॉर्डिंग भी देखते रहना। इन नॉर्मल कंडीशन hypothalamus secrete their hormone that is called thyrotropin releasing hormone, TRH। यदि TRH रिलीज होता है तो ये TRH चला जाएगा कहां पे? एंटेरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटेरियर पिट्यूटरी में थायरोट्रॉफ सेल पाई जाती है जिसको स्टिमुलेट कर देगा। तो यहां से क्या रिलीज होगा बोलने पर? थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसी ब्लड वेसल्स के माध्यम से, सर्कुलेशन के माध्यम से चले जाएगा कहां पे? थायराइड ग्लैंड के पास। और थायराइड ग्लैंड में जाकर के फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? T3 और T4। ये था। तो जैसे TRH आया ऐसे TSH रिलीज होगा, TSH आएगा तो फिर T3 T4 निकलेगा। तो हार्मोन का यदि मैं यहाँ पर लेवल की बात करूं, ब्लड में इन तीनों हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, तो क्या स्थिति होगी देख लो, बता दो। TRH ज्यादा होगा, मतलब TRH आएगा तो TSH भी आएगा, तो ज्यादा T3 होगा। और T4 भी आएगा। ये बहुत सिंपल सी बात थी, नॉर्मल कंडीशन में ये होता था। क्लियर है? कोई हाँ बोल दे। जी सर। जी सर। ठीक, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं कि हाइपरथायराइडिज्म होने के रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन है प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म का मतलब क्या है? देखिए पहले तो फिर उसी की बात कर लेते हैं हम लोग कि नॉर्मली हाइपोथैलेमस से क्या आएगा? TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये आएगा
तो एंटेरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, एंटेरियर पिट्यूटरी के थायरोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट करेगा, जहां से टीएसएच निकलेगा। ये टीएसएच कहाँ चला जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए थायराइड ग्लैंड के पास, फोलिकुलर सेल के पास जाएगा, फोलिकुलर सेल को स्टिमुलेट कर देगा, जिसकी वजह से T3 और T4 बनता रहेगा। ये नॉर्मल कंडीशन चल रहा था, जिसमें एक लूप मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म चल रहा था ये। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि थायराइड ग्लैंड में किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाए, मैं क्या बोला? थायराइड ग्लैंड में किसी प्रकार का ट्यूमर हो जाए, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड के फोलिकुलर सेल की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्यूमर होगा तो पूरे फोलिकल की मात्रा, फोलिकल की संख्या बढ़ जाएगी, और फोलिकल की संख्या बढ़ जाएगी तो फोलिकुलर सेल की संख्या भी बढ़ जाएगी। देखिए भाई, ये ट्यूमर हो गया, कितना सारे फोलिकल बन जाएंगे। ट्यूमर का मतलब समझते हो ना? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनलिमिटेड सेल डिवीजन, जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है। यहां पर किसी प्रकार का रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं चलता है, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ये सेल अपने आप सब हार्मोन बनाने लगते हैं। इनके ऊपर ये जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एक्सिस जो चलता था, जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म चलता था, वो कभी भी नहीं चलेगा इनके ऊपर में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है? ट्यूमर हो गया है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो गया है, जिसकी वजह से ढेर सारा सेल बन गया है, और इन ढेर सारे सेल में ढेर सारे फोलिकुलर सेल बन गए हैं। अब नॉर्मल फोलिकुलर सेल जितना होता है उससे कई गुना ज्यादा फोलिकुलर सेल बन गए हैं। तो ये अनकंट्रोल्ड सेल बने, इसलिए अनकंट्रोल्ड T3 T4 रिलीज करेंगे। जब अनकंट्रोल T3 T4 रिलीज करेंगे तो धीरे 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 बताइए ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी? T3 और T4 की। और जैसे T3 T4 की मात्रा बढ़ जाएगी, सीधा सीधा कौन सा लूप चलेगा? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में किसको रोक दिया जाएगा? TRH का सिक्रेशन रुक जाएगी। हाइपोथैलेमस को रोक दिया जाएगा। क्या निकालने से? TRH निकालने से। यहां पर नेगेटिव फीडबैक लूप चला भाई, इसको याद रखना। नेगेटिव फीडबैक लूप ये। तो जैसे TRH रुक जाएगा, अब TRH का रिलीज होना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब TRH नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। अब TRH बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे कौन बंद हो जाएगा? TSH। अब TSH नहीं बन रहे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन अब ब्लड में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बिल्कुल कम हो जाएगी भाई। अब ये कम हो जाएगी, अब कम हो जाएगी तो पहुंचेगी नहीं कहां पर? थायराइड में। तो अब कम हो जाएगी तो क्या इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से रिलीज हो रहा है? ये ट्यूमर की वजह से, अनकंट्रोल सेल की वजह से, ट्यूमर सेल की ऑन थायराइड, इसकी वजह से हो रहा है भाई, है ना? तो अब बताइए धीरे धीरे क्या हुआ कहानी बोलने पर? ये इधर से देखो मैं डॉट डॉट कर दिया, TRH कम आया, TRH कम आएगा तो इधर से TSH भी कम आएगा, TSH कम आएगा तो थायराइड ग्लैंड में भी कम ही तो जाएगा। लेकिन T3 T4 का रिलीज कम नहीं होगा भाई, क्योंकि उसका पूरा का पूरा कंट्रोल किसके ऊपर है बोलने पर? ट्यूमर सेल के ऊपर है। और ट्यूमर सेल अपने आप काम कर रहा है, अपने आप स्टिमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में क्या होगा? कौन सा हार्मोन कम ज्यादा होगा बता दो भाई? TRH की मात्रा बता दो क्या होगा? कम हो जाएगा। कम। TSH की मात्रा वो भी कम होगा सर। ब्लड में इन तीनों हार्मोन के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। और T3 T4 क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये स्थिति आ गई। चूंकि यहां पर वह आर्गन अनकंट्रोल्ड हुआ जो डायरेक्टली T3 T4 निकालता था,
मतलब उस आर्गन में इम्बैलेंस हो गया जो कि डायरेक्टली थायराइड हार्मोन बनाता था, तो वह प्राइमरी आर्गन, मतलब वो आर्गन जो डायरेक्ट हार्मोन बनाता है वो प्राइमरी आर्गन कहलाता है। यदि वही प्राइमरी आर्गन ही अनकंट्रोल हो जाए और ढेर सारा T3 T4 बना ले तो ब्लड में T3 T4 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए उसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि ये ग्लैंड प्राइमरी ग्लैंड है। प्राइमरी ग्लैंड मतलब वह ग्लैंड जो डायरेक्ट T3 T4 निकालता है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, प्राइमरी प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म। ठीक, ये हो जाएगा प्राइमरी हाइपर थायराइडिज्म, ये हो गया। इसमें क्या होगा कि लगातार क्या बढ़ते जाएगा ब्लड में, T3 T4 का कॉन्सेंट्रेशन, तो लगातार क्या जाते जाएगा इधर, लगातार क्या जाते जाएगा, कंटिन्यूअसली क्या जाएगा, नेगेटिव फीडबैक। और ये कंटिन्यू चलेगा भाई, इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, तो धीरे धीरे ब्लड में किसकी मात्रा हमेशा कम होती जाएगी, टीआरएस TRH की और और टीएसएच की। TSH की। लेकिन किसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, T3 और T3 और T3 और T4 की। T4। इसको बोलूंगा मैं प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, जिसको मैं बोलता हूं ट्यूमर इन थायराइड। समझ में आए तो यस करके भेजें। ठीक, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। जब भी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो तुरंत बताया करें, रिकॉर्डिंग को हमेशा ध्यान में रखें और फिर अपने लेक्चर को भी ध्यान में रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोल रहा हूं सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। ध्यान से देखिए, मैं इस तीसरे नंबर के डायग्राम में फिर वही चीज बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा कि नॉर्मली क्या होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज द TRH हार्मोन and TRH goes into the anterior pituitary and function on the thyrotroph cell, and then thyrotroph cell release thyrotropin stimulating hormone, and this thyrotropin stimulating hormone goes into the thyroid follicular cell through the circulation। समझ में आ रहा है ना, and stimulates the Yes, sir. thyroid gland for synthesize and release to the T3 and T4। ये नॉर्मल मैं कई बार बोल चुका हूं, इतना इंग्लिश अगर बोलूं तो समझ में आ जाना चाहिए ना, क्योंकि सभी बच्चे MSc कर चुके हो और इतना इंग्लिश तो नॉर्मल है ना। ये नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा था। चलिए, अब मैं बोला, अब जरा सा मैं यहां पे आता हूं। ये थायराइड ग्लैंड है भाई, देखिए ये थायराइड ग्लैंड है। यहां पर फोलिकल बना रहा हूं, देखिए ये कोई फोलिकल है, समझ लेना आप, जस्ट एग्जांपल है भाई। एक थायराइड ग्लैंड में कई सारे फोलिकल होती है ना, मैं तो बस एक फोलिकल बनाया हूं समझाने के लिए, एग्जांपल के तौर पर। जो बच्चे आज नया ज्वाइन कर रहे हैं वो पुराना लेक्चर देखा करें। ठीक, ये फोलिकल है, ये फोलिकल के अंदर कॉलॉइड है। ठीक, अब मैं क्या बोला, नेचुरली क्या होता है जब TSH हार्मोन आता है एंटेरियर पिट्यूटरी से, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इतना की, इतना। ठीक, जब TSH हार्मोन आता है, ये TSH हार्मोन अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। रिसेप्टर कहां पे होता है, फॉलिकुलर सेल की मेम्ब्रेन में।
फॉलिकुलर सेल के मेम्ब्रेन में। देखो ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बना दिया, यहां पर रिसेप्टर होता है। क्या रिसेप्टर बोलने पर बता दो कोई? TSH रिसेप्टर। थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर। रिसेप्टर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा देखिए, TSH हार्मोन आएगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, और जैसे अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। और काम क्या था भाई? फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करना, जिसकी वजह से फॉलिकुलर सेल ब्लड से कोलॉइड तक आयोडाइड का ट्रांसपोर्ट करेगा और थाइरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनवाएगा, और उधर फिर ऑर्गेनिफिकेशन होगा, कॉपुलेशन होगा, कपलिंग क्रिया, ठीक, कपलिंग की क्रिया होगी, जिसकी वजह से T3 T4 हार्मोन बनेगा। मतलब अब फंक्शन क्या हुआ बोलने पर, अभी जितना भी 4-5 स्टेप बोला हूं, ये फंक्शन होगा, फंक्शन हुआ जिससे T3 और T4 बना, और ये T3 T4 रिलीज हो गया, ब्लड में आ गया, ये ब्लड में रिलीज हो गया। इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं बोला कुछ लोगों में क्या होता है, उनके शरीर में अपने आप कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं भाई? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। जैसे देख लीजिए ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, ये इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक, ऐसे कह दे रहा हूं, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक, होता क्या देखिए, ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन बिल्कुल TSH की तरह मिमिक्री करता है। किसकी तरह काम करता है? TSH जहां पे बाइंड होता है वहां जाके खुद बाइंड हो जाता है। तो मिमिक एज TSH, तो उसकी तरह जब मिमिक्री करेगा तो रिजल्ट में क्या होगा बता दो कोई? T3 और T4 का लेवल बढ़ जाएगा सर, इक्वेशन हाँ ठीक है, लेकिन जा क्या करेगा ये जाके खुद बाइंड हो जाएगा ना। अब बाइंड हो जाएगा सर वहां पे। ये बाइंड हो गया, देखो आके बाइंड हो गया, कहां पे भैया? देखिए यहां पर बाइंड हो गया, लेकिन कौन बाइंड नहीं हो पाया बताओ? TSH सर। ये बाइंड नहीं हो पाया भाई। देखो यहां से मुंह फुला के वापस चला गया, मेरे सीट पे कोई बैठ गया, बोल रहा है, रो रहा है, देखो, ठीक, ये इसको कलर में बदल रहा हूं, रुको, इसका कलर बिल्कुल इम्यूनोग्लोबुलिन के कलर से बनाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक, ये देखो। अब रिजल्ट में क्या हुआ? सेम काम करेगा बोला मैं, तो फिर फॉलिकुलर सेल को स्टिमुलेट करेगा, फिर वही आयोडाइड का ट्रैपिंग करेगा, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बनाएगा, फिर थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन के टायरोसिन में आयोडाइड जुड़ेगा, पहले तो आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होगा, आयोडीन बनेगा, फिर जुड़ेगा, ऑर्गेनिफिकेशन होगा, फिर क्या होगा? कपलिंग की क्रिया होगी, फिर इसके बाद बनेगा क्या? T3 और T4। ये सब पढ़ चुके हम लोग, पढ़ा करें आप लोग ना। और फिर रिलीज होगा ये T3 और T4। कहां पे आया बताओ? T3 T4 ब्लड में। ब्लड में आ जाएगा। ये सिंपल सा मैकेनिज्म हो गया। ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में चल रहे हैं, देखिए। तो अब इसी चीज की मैं बता रहा हूं यहां पर। मैं बोला उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसमें क्या बन चुका है? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। बिल्कुल, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन जिसमें बन चुका है, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, ये ठीक। मिमिक किसकी तरह मिमिक्री किया बता दें? TSH की तरह। TSH की तरह। मिमिक एज TSH, और गया, और ये हो गया बाइंड उस रिसेप्टर पर,
जहां पर कौन बाइंड होता था, टीएसएच बाइंड होता था, वहां खुद इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड हो गया भैया ये, और क्या बनाना शुरू कर दिया, T3 और T4। अब मुझे बता दीजिए इसकी स्थिति क्या हो गई, ये तो वहां बाइंड नहीं हो पाया ना, जब वो बाइंड नहीं हो पाया तो बताइए T3 T4 क्या निकलना कम थोड़ी हुआ, नहीं सर। T3 T4 निकलेगा ना, क्योंकि जो काम टीएसएच करना चाहिए वो काम को इम्यूनोग्लोबुलिन कर रहा है, तो T3 T4 बन रहा है, धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो कौन सा मैकेनिज्म चलेगा बता दो मुझे कोई, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा सर। फीडबैक बिल्कुल, ये वाला। देखो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, सेम चीज, आप लोग देख लेना, इसको अच्छे से बना लेना, ये टेढ़ा बन गया है कोई दिक्कत नहीं, आप बना लेना चाहिए ठीक। यहाँ पे चला नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक लूप, मैं थोड़ा सा इसको सीधा करने का प्रयास करता हूं, जितना भी हो पाए कर देता हूं। ये हो गया, चलिए, है ना। अब अब क्या होगा, कौन नहीं आएगा बताओ आप, हाइपोथैलेमस को रोक दिया गया, टीआरएच हाइपोथैलेमस निकल, और टीआरएच का। टीआरएच नहीं आएगा तो सीधी सी बात है एंट्रे पिट्यूटरी पे नहीं जाएगा, एंट्रे पिट्यूटरी पे नहीं जाएगा तो थायरोट्रॉप सेल क्या नहीं निकालेगा, टीएसएच नहीं निकालेगा, और टीएसएच नहीं निकालेगा तो धीरे 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 ब्लड में टीआरएच और टीएसएच की मात्रा कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी, देख लो ये हो गया कम, ये हो गया कम। लेकिन क्या थायराइड ग्लैंड T3 T4 निकालना कम कर देगा, नहीं करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि क्या हुआ है बोलने पर यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन लगातार बन रहा है ना, और इम्यूनोग्लोबुलिन टीएसएच की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से इधर से T3 और T4 और निकल रहा है, तो T3 T4 की मात्रा और बढ़ रही है, इधर से इतना बढ़ चुका है ब्लड में कि यहां से नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, बोल रहे हैं हाइपोथैलेमस के कि भाई साहब हमारे पास अभी बहुत है T3 T4, आप बंद तो करो अपना काम, जबकि वो अपना काम बंद कर चुका है, वो ये बंद हो चुका है, ये बंद हो चुका है, फिर भी यहाँ पर T3 T4 की मात्रा बढ़ रही है। इनको थोड़ी पता है रीजन क्या था, इनको एक ही चीज पता था कि हाइपोथैलेमस हमारा फैक्ट्री था, वहीं से सब आता था, वहां तो बंद करवा दिए, लेकिन यहाँ तो कोई और था, और कोई और दूसरा फैक्ट्री था जहां से ये स्टिमुलेशन जा रहा था, उस फैक्ट्री को तो पता भी नहीं इसको, समझे ना। तो इसीलिए लगातार किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, T3 T4 की मात्रा बढ़ती जाएगी सर। और बाकी दोनों की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी, बिल्कुल। देखिए अब मैं लिख दे रहा हूं उसको, टीआरएच का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, सॉरी कम हो गया, कम हो जाएगा ना वो, टीएसएच का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टीआरएच कम हो गया, टीएसएच कम हो गया, लेकिन टी थ्री और T4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। अब देखिए भाई T3 T4 बढ़ रहा है दोनों केस में, बढ़ना ही तो हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है ना, यहाँ भी बढ़ रहा है यहाँ भी बढ़ रहा है। अब बताइए सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर का जो डायग्राम बनाया हूं, उस डायग्राम में जो बढ़ रहा है, बढ़ने का कारण क्या है, क्या ये थायराइड ग्लैंड है उसका कारण, नहीं, कौन है नहीं बोलने सर। पर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है उसका कारण। तो भाई इस लूप से हट के कोई दूसरा चीज ही है ना, भाई T3 T4 का बढ़ना या कम होना किस पे डिपेंड करता, किस पे डिपेंड करता बोलने पर, इन तीनों में से किसी एक पे डिपेंड करना चाहिए था ना, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड में से, ये तो कोई और चीज है ना, कोई सेकेंडरी चीज है, वो बाहर से है वो, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। इस सेकेंडरी चीज की वजह से यहां पर हमारा क्या बढ़ रहा है, T3 T4 की मात्रा बढ़ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया,
सेकेंडरी हाइपर थायराइडिज्म। क्लियर है इतना? ये यस सर। क्योंकि किसी पेशेंट के बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोडक्शन ये ज्यादा हो रहा है ना, ये ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा जाके काम कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ऐसी स्थिति एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है। क्या है ये स्थिति? ऑटो इम्यून डिजीज, खुद का इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मतलब स्वयं होता है, इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम, स्वयं के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन आ गई कि टीआरएच कम, टीएसएच कम और T3 T4 ज्यादा हो गया है। इसलिए हमने इसको क्या बोला? ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक, क्योंकि इसकी खोज रॉबर्ट जेम्स ग्रेव्स ने की थी, तो अपने सरनेम के आधार पर इसको ग्रेव्स डिजीज कहा। कौन सा डिजीज कहा? ग्रेव्स डिजीज। ठीक, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? ग्रेव्स डिजीज। ये साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट जेम्स ग्रेव्स। तो ग्रेव्स के द्वारा खोजा गया बीमारी था ये। इसको लिख दे रहा हूं, बाई रॉबर्ट जेम्स ग्रेव। समझ में आया ना? हाँ या ना? जी सर। तो तीसरा नंबर डिजीज क्या हो गया? ग्रेव्स डिजीज, जिसको हम एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज भी बोल सकते हैं, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन सेल टीएसएच की तरह मिमिक्री करता है और उसके जगह पे जाके खुद बाइंड हो जाता है। खोजने वाले कौन थे? ग्रेव्स साहब थे, तो इसको हमने क्या दिया? ग्रेव डिजीज। चलो यहाँ पर कौन कौन जुड़े हैं थोड़ा देख लेते हैं। पहले देखते हैं, जैसे आकांक्षा अनंत जुड़ी हुई है, अगर ये खोजती तो उसको अनंत डिजीज बोलते। जैसे खुशबू सिन्हा जुड़ी हुई, सिन्हा डिजीज बोलते ये खोजे होते तो। पुष्पा भोज खोजती तो भोज डिजीज नाम देती। स्वर्णिम दुबे खोजती तो दुबे डिजीज बोलती। समझ में आए ना? उस डिजीज के साथ साथ अपने नाम को भी, अपने सरनेम को जोड़ दिया, ताकि लोग जब भी डिजीज को पढ़ें साइंटिस्ट का नाम भी याद रखें। अपना नाम इस डिजीज के साथ अमर कर दिया। भले डिजीज होने वाला मर सकता है, लेकिन डिजीज खोजने वाले का नाम अमर हो गया। समझ में आया? यस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसी कहानी को मैं अब थोड़ा सा थ्योरी फॉर्म में पढ़ लेता हूं, है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए लिखने में। बाकी कहानी तो वही है। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, सेकेंडरी इसलिए बोला क्योंकि थायराइड ग्लैंड के अलावा कोई और था जिसकी वजह से ये स्थिति आती थी। ऑटो इम्यून प्रोडक्शन ऑफ टीएसएच, टीएसएच मिमिकिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। समझे ना? टीएसएच की तरह मिमिक्री करने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक, इससे क्या होता है बोलने पर? ग्रेव्स डिजीज होता है। तो ग्रेव्स डिजीज क्या है बोलने पर क्या होता है? इसके सिम्टम्स क्या है? एक्सॉप्थल्मिक गोइटर। भाई एक्सॉप्थल्मिक मतलब क्या? एक्सो मतलब समझते हो क्या होता है? ये दो शब्द से मिलकर बना है। एक्सो मतलब आउटसाइड, और ऑप्थल्मिक मतलब आई। समझ रहे हो ना? आंख बाहर की ओर आया हुआ, खिंचाया हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक, तो ग्रेव्स डिजीज को और किस नाम से जानते हो? एक्सॉप्थल्मिक डिजीज। देखो तो, लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आंख बाहर की ओर निकला हुआ है। ये आपको घूर्रा नहीं रहे हैं भाई,
ये आपको गुर्रा नहीं रहे हैं, ये नेचुरली ऐसे दिखते हैं कि आंख की जो गोलक है, आंख का जो बॉल है, आई बॉल है, वो बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंख के पीछे वाले जो एरिया होता है ना, वहां पर क्या भर जाता है? सेमी फ्लूइड भर जाते हैं, लिक्विड भर जाता है। चलो मैं एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं। यहाँ कर दे रहा हूं, देखिए ये एक सामान्य व्यक्ति का आंख इस प्रकार से होता है, देखिए तो चलिए, ये कोई सामान्य व्यक्ति था ये। अब बाकी मैं सब नहीं बना रहा हूं, इधर हेयर है उतना जरूरत नहीं है, मैं आंख की बात कर रहा हूं। ये मान लीजिए आंख की गोलाई है, अंदर का कैविटी है, ऑप्टिक कैविटी है, जिसके अंदर ये देखिए तो ये आंख का गोलक भरा हुआ इतना, तो थोड़ा सा ये बाहर हो गया, मैं इसको पूरा अंदर बनाना चाहता हूँ ना। ये आंख का आई बॉल है, ये ना, ये आई बॉल ऐसे, ये आपका आंख यहां पर है भाई। ये कुछ समझ में आ रहा है ना? ऐसा था, तो बाहर से जब ढका हुआ था आपका आंख ऐसे दिख रहा था, देखो ये स्किन था, है ना, ये सब तो ढका हुआ है ना एक स्किन की परत से, समझे कि नहीं? आंख ऐसे दिख रहा है आपका, क्लियर है? नॉर्मली यही हो गया। लेकिन मैं आपको ये बोला कि यदि किसी को एक्सॉप्थेल्मिक गोइटर होता है, सुन पा रहे हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। इधर देखिए, अब ये आई बॉल था, है वही आई बॉल, मैं अलग से नहीं बना रहा हूं ना, वही समझ लेना, छोटा बड़ा थोड़ा हो सकता है क्योंकि नाप करके नहीं बना रहा हूं मैं। अब मैं क्या बोला, ये आई बॉल, ये तो कैविटी हो गया, आई बॉल अब थोड़ा सा बाहर निकला हुआ लगेगा आपको। क्यों लगेगा ऐसा भाई हमको? क्यों ऐसे बाहर निकला हुआ लगेगा, कोई बताएं? क्योंकि आई बॉल के जस्ट पीछे की ओर, आई बॉल के जस्ट पीछे की ओर यहां पर ये लिक्विड भर गया है, सेमी फ्लूइड भर गया है, तो ऐसे लग रहा है ये फ्लूइड उसको प्रेशर से ढकेल रहा है बाहर की ओर। समझ रहे हो ना? ये फ्लूइड भरेगा तो ये तो बाहर निकलेगा ना, बाहर खुला है ना। ये समझ में आ रहा है कुछ कहानी? यस सर। जी सर। बिल्कुल, तो ये फ्लूइड जमा हो गया है, तो आओ हमको कैसे महसूस होगा, देख लो भैया, यहां पर ये हो जाएगा आंख, हो गया, और हमारा आंख का जो वो स्किन वाला मामला था वो हो जाएगा ऐसे। ये अब आपको कैसे महसूस होगा, देखो तो ये पूरा ढका हुआ है बाहर से स्किन से, देखो अब लग रहा है आंख बाहर निकला हुआ, देखो तो यस यस सर। लग रहा है ना, यहाँ पर ऐसे था, देखो दोनों आंख में अंतर दिख रहा है, देखो ये क्लियर है इतना? यस ठीक, ये भाई आंख ऐसा था, देखो आंख ऐसा था, देखो ऐसा था, कितना अंतर है देखिए आंख में, है ना? ये क्या भर गया बोलने पर? सेमी फ्लूइड डिपॉजिट हो गया है, किसमें? ग्रेव्स डिजीज वाले पेशेंट में।
ठीक, इसलिए आंख बाहर निकला, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एक्सोप्थेल्मिक, क्या बोले, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। समझ में आया ना, ये देखिए, ठीक, ये था, ये मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा कमेंट पढ़ लेता हूँ बस। देखिए तो कमेंट क्या है, क्या बोलता है कि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें थायराइड भी कैसे हो जाता है, बड़ा हो जाता है, देखो, ड्यू टू कैंसर और ट्यूमर, कैंसर या ट्यूमर भी हो सकता है, इसमें होने का चांसेस रहता है। अगला क्या देखिए तो, आउट बल्जिंग ऑफ आईज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, कहां पे, एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल, आईबॉल के पीछे की ओर। इतना यदि समझ में आया, यस करके भेजेंगे। ये आई आईबॉल कहां से कहां था, ये पीला कलर वाला आईबॉल था ना, याद रखना, ये आईबॉल था, ये आईबॉल था, ठीक है। चलिए, समझ में आए तो यस करके भेजें। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जब मैं थायराइड ग्लैंड शुरू किया था पढ़ाना, तब मैं आपको एक कमेंट लिखाया था, देखो, उस कमेंट पे जा रहा हूं मैं, कहाँ लिखा हूं देख लेते हैं। शुरू में था शायद, एक मिनट बस लाइन में रहे आप लोग। हाँ, ये देखो, ये आ गया, देखो, बताओ, थायराइड ग्लैंड का एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ रहे थे हम, तो हमने पहले पढ़ा फोलिकुलर सेल का फंक्शन पढ़ा, अभी जो भी पढ़ा सब फोलिकुलर सेल था। अब अगला कौन सा सेल है बताओ तो, पैराफोलिकुलर सेल, डायग्राम में कहां पे देख लो, पैराफोलिकुलर सेल। अब देखो, यहां पर देखो, बता दो पैराफोलिकुलर सेल कौन सा है बताओ तो, ये तो फोलिकुलर सेल हो गया, ये पैराफोलिकुलर सेल दिख रहा है ना। यस सर। चलिए भाई, क्या हार्मोन निकलता है बता दो कोई, ये हमने पढ़ लिया, अब ये पढ़ने वाले हैं, पैराफोलिकुलर सेल, बता दो कोई क्या हार्मोन निकलता है। चलिए, अगला हमारा है फोलिकुलर सेल के बाद पैराफोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सेल से क्या निकलता है बोलने पर, एक पेप्टाइड नेचर का हार्मोन निकलता है, हार्मोन का नाम क्या, कैल्सिटोनिन, याद रखना, क्या नाम है भैया इसका, कैल्सिटोनिन, जो कि लगभग लगभग 32 अमीनो एसिड का बना होता है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, 32 अमीनो एसिड is released from these cells and stimulate the ऑस्टियोब्लास्ट सेल फॉर एब्जॉर्बिंग। ये अब मैं आपको कमेंट बाद में बताता हूं, पहले आज का फंक्शन देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, है ना। ये देखो, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है मैं बाद में बताता हूं, पहले ध्यान से देखिए, ये हमारा ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम आयन कुछ ना कुछ होगा ना नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में, हाँ या ना, कैल्शियम का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, कैल्शियम आयन का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, मैं इसको लिख रहा हूं, रुकिए,
कैल्शियम का नॉर्मल कंसंट्रेशन कितना होता है, क्या बता पाएंगे? लगभग लगभग मोटा मोटी मान के चलिए 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पर डेसीलीटर मतलब समझते हो? इसे मैं क्या बोल सकता हूं? 10 मिलीग्राम पर 100 ml। भाई 1 लीटर मतलब कितना होता है? 1000 ml। बात समझें। 100 ml, 100 ml, 100 ml, देखते रहे ना। 100 ml कितना हो गया? देखो तो 500 ml हो गया। 100 ml, 100 ml, 100 ml, 100 ml कितना हो गया बताओ? ये तीन तीन छह तीन ना, एक बार और 100 ml। कुल मिला कितना ml हो गया बता दीजिए? 1000 ml। और 1000 ml को आप क्या बोलते हो? 1 लीटर। समझ में आया ना? 1000 ml बराबर ही क्या होता है? 1 लीटर। सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। जी सर। ठीक। अब मैं बोलूं आपको कि इसकी बात करूं मैं कि टोटल इधर 1000 ml है। 1000 ml का मैं बोलूं 10वां हिस्सा। 1000 ml का 10वां हिस्सा कितना होगा? 1000 ml को 10 भाग में डिवाइड कर दो। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 1000 ml को हमने 10 भागों में डिवाइड किया। 1000 ml को कितने भागों में डिवाइड किया? 10 भागों में। 10 से कम 10 और ये कट गया। कितना का बताओ तो? इसका शून्य, इसका शून्य कट गया ना। ये फिर ऐसे काटो जैसे काटो भाई, शून्य शून्य काट दो दोनों का। दोनों का शून्य शून्य काट दो तो 100 ml बचेगा। या 1000/10 करो, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 शून्य शून्य, 10 शून्य शून्य, तो 20, 100 ही तो बचा। तो 1000 ml का 10वां हिस्सा कितना होगा? 1000 ml को हमने 10 भाग में डिवाइड कर दिया, कितना आएगा एक एक हिस्से में? 100 ml आएगा ना। तो 1000 ml का मतलब क्या होता है? 1 लीटर। तो 1 लीटर का 10वां हिस्सा क्या कहलाएगा? 1 लीटर का 10वां हिस्सा क्या कहलाएगा? डेसी लीटर। क्या कहलाएगा? डेसी मतलब 10। तो 1 लीटर का 10वां हिस्सा क्या कहलाता है? डेसी लीटर। या मैं इसको क्या बोल दूं? 1 लीटर का 10वां हिस्सा 100 ml। समझ में आया? तो डेसी लीटर बोलो या 100 ml बोलो, मतलब एक ही है। 1000 ml का 10वां हिस्सा 100 ml होता है, या 1000 ml या फिर 1 लीटर का 10वां हिस्सा डेसी लीटर। समझ में आया कहानी? कुछ भी लिखो, मतलब वही है भाई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो ध्यान से। मैं बोला यदि किसी कारणवश आपके बॉडी में कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ जाता है तो क्या होगा? नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ जाए, नॉर्मल इतना था ना 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इससे बढ़ गया तो क्या होगा? मैं इसको थोड़ा छोटा करके कर रहा हूं। ये चलिए बढ़ा के देख लेते हैं भाई हम लोग। यदि मैं बोला कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अब कितना से ज्यादा हो गया? मोर देन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। किसकी मात्रा? कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन किससे ज्यादा हो गया? 10 मिलीग्राम से ज्यादा हो गया। समझ में आया? या मैं इसको और सिंपल तरीके से लिखने का प्रयास करूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो ऐसे लिख सकता हूं कि कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो गया। ये ज्यादा हो गया। समझ में आया? हाँ या ना बोलते जाओ। यस सर। ठीक। तो सीधा सीधा सिग्नल जाता है भाई, ध्यान से देखिएगा कहानी। सीधा सीधा सिग्नल जाता है कहां पे? थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल के पास। थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल के पास। और पैराफोलिकुलर सेल को स्टिमुलेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? स्टिमुलेट कर दिया जाता है।
मैं बोला कहाँ गया, थायराइड ग्लैंड के पास। कौन सा सेल के पास, पैराफोलिकुलर सेल के पास। क्या निकलता है बता दीजिए मुझे, कौन सा सेल था यहां पर, पैरा फोलिकुलर सेल। तो पैराफोलिकुलर सेल क्या निकलेगा बताओ जल्दी। कैल्सिटोनिन हार्मोन। बिल्कुल, कैल्सिटोनिन हार्मोन निकालता है ये, देखते रहना, कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करेगा। कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करेगा। तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा फिर, कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या है, मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूं, यहाँ फिर और आएगा ना तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, ऐसे कर दे रहा हूं मैं। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज हुआ, जो कि 32 अमीनो एसिड का बना होता है, ब्लड के माध्यम से पहुंच गया बोन के पास। अब ध्यान से देखिएगा, ये कैल्सिटोनिन कुछ ऐसे काम करता है कि, ध्यान से देखना, अभी ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ चुकी थी, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन बढ़ चुका था ना। ब्लड में बढ़ा हुआ कैल्शियम आयन को क्या करता है ये, किसमें डाल दे रहा है बताओ तो, बोन। बताओ जल्दी, किसमें डाल दे रहा है, बोन्स में। इधर ब्लड है ना, ब्लड प्लाज्मा था, इधर इधर क्या था, बोन्स था। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या किया, ये बढ़े हुए ब्लड के कैल्शियम आयन को कहां शिफ्ट करवा दिया, बोन तरफ डिपॉजिट करवा दिया। तो इसके लिए क्या क्या काम करता है, इस डायग्राम में देखिएगा, ये देखिए, देखना ध्यान से भैया, है ना। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का काम क्या है कि ब्लड में जो बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। देख लो भैया, कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो ब्लड में बहुत बढ़ गया था, उसको कहां डालना है, बोन में। ये ब्लड प्लाज्मा था, ये क्या था, बोन्स था। तो बोन्स में डालना है, तो बोन्स में किस न किस सेल को स्टिमुलेट करना है ना, और ये स्टिमुलेट करता है वास्तव में जिस सेल्स को, उस सेल्स का नाम क्या है, ओस्टियोब्लास्ट सेल। वास्तव में ये आके क्या करता है बोलने पर, ओस्टियोब्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करता है भाई। यहां पर पाया जाता है ओस्टियोब्लास्ट सेल, ये देखो तो, ये बोन का सेल है ना, ये बोन का सेल। इस सेल का नाम क्या है बता दो कोई, ओस्टियोब्लास्ट सेल। समझ में आया ना। तो कैल्सिटोनिन करता क्या है बोलने पर, रियल में इसका जो काम है वो ओस्टियोब्लास्ट सेल को क्या करना, स्टिमुलेट करना। क्या के लिए, ताकि कैल्शियम आयन को ये ओस्टियोब्लास्ट सेल एब्जॉर्ब कर पाए और बोन में डाल पाए। बात समझें, समझ में आया ना। यहां पर क्या हो रहा है, बोन्स रीएब्जॉर्प्शन, बोन उसको एब्जॉर्ब कर लिया। एक बार और भी क्या था, अभी सेकंड बार हो रहा है। ये कैल्शियम हमारे आहार नाल में एब्जॉर्ब हुआ था पहली बार, अब यहाँ पे हो रहा है, तो रीएब्जॉर्ब हुआ ना। तो बोन्स रीएब्जॉर्प्शन, भाई ये कैल्शियम आया कहां से था, भोजन से गया था ना। आपने भोजन लिया, सारा खाना आहार नाल में गया, आहार नाल के दीवारों के द्वारा एक बार एब्जॉर्ब हुआ, आपके ब्लड में गया, फिर ब्लड से यहाँ फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो रीएब्जॉर्ब हुआ ना, अभी दोबारा हुआ। ठीक, तो अब कहां जमा हो रहा है बता दो, कैल्शियम आयन बोन्स में। दूसरा काम क्या करता है देखिए तो, कैल्सिटोनिन दूसरा काम ये करता है कि
और ऑस्टियोब्लास्ट सेल का सिंथेसिस करता है, सिंथेसाइज न्यू ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल को तो स्टिमुलेट करता है काम करने के लिए, और भी नया नया ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनवाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? तो धीरे धीरे रिजल्ट में क्या होगा बता दे मुझे। इधर का कैल्शियम आयन क्या होता जाएगा ब्लड में, कम की ज्यादा? भाई रिजल्ट में क्या हो जाएगा, रिजल्ट में क्या हो जाएगा, रिजल्ट में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इधर क्या हो जाएगी, ब्लड में ही कम कम कम। किससे कम हो गया भाई? अभी तो बढ़ गया था ना, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो गया था पहले। मान लीजिए यहां पर, जस्ट मान लीजिए यहां पर 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया था, तो बढ़ गया था ना। नॉर्मल कितना था, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो जब इधर से कैल्शियम इधर शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो 13 से कम होता जाएगा, 13 के बाद 12, 11, फिर 10, 10 हो गया। लेकिन 10 से भी और कम हो जाएगा, क्योंकि और लगातार बोन में जा रहा है और जा रहा है। तो पता चला इधर मान लीजिए 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। बता दो मुझे एक बार कि 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्या नॉर्मल है? नॉर्मल है क्या? कितना को नॉर्मल बोल रहे थे आप? 10 मिलीग्राम को, उससे कम हो गया है ना। तो जब 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया तो नॉर्मल से कम हो गया ना। तो जब नॉर्मल से कम हो जाएगा तब मैं यहां बात कर रहा हूं, देखो अब जब ऐसे होते जाएगा तो ब्लड की कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बोला मैं, कम हो जाएगी। ये देखो भाई, यहां पर रिजल्ट में क्या होगा देख लो। यहां पर कर दे रहा हूं मैं, बता दी। ब्लड कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया बता दें। कम हो जाएगा। कम हो गया। किससे कम हो गया भाई, कितने से कम हो गया? 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, नॉर्मल तो वही था ना, इससे कम हो गया। जब इससे कम हो गया तो भाई बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाता है, बहुत सारा दिक्कत होता है। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए, उन दिक्कतों से बचने के लिए अब कौन स्टिमुलेट होगा देखते रहना। अब स्टिमुलेट होता है, देखो ध्यान से देखना। बताओ कौन सा ग्लैंड था यहां पर, कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा कौन सा ग्लैंड था? थायराइड ग्लैंड के अगल बगल में कौन सा ग्लैंड था, ये बता दो भाई। पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड मैं बता चुका था ना आपको। ये तो जैसे ही ब्लड में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, पैराथायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है। कौन स्टिमुलेट हो गया बता दो। पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड से क्या निकलेगा बताओ, बताओ कोई। कोई बता पाएंगे? पैराथार्मोन। क्या निकलता है? पैराथार्मोन। अब पैराथार्मोन का काम क्या है भाई? पैराथार्मोन का काम एक ही है, क्या है? ध्यान से देखिएगा कि ये पैराथार्मोन आएगा और
बोन में जो कैल्शियम आयन जमा किए हो उसको ले जाएगा कहां पे? बता दो कहां पे? ब्लड में ले जाएगा ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं बता दो? क्योंकि ब्लड में क्या हो गया था? किसी का स्पीकर ऑन है, बंद करें, स्पीकर बंद करें, है ना। क्योंकि ब्लड में कैल्शियम आयन क्या हो चुका था? कम हो चुका था, हमको बढ़ाना है ना। इसलिए बोन में जो जमा किए थे उस कैल्शियम को क्या करेगा? पुनः कहां डालेगा? बता दें मुझे, कहां डालेगा उसको? ब्लड। ब्लड में। तो कैसे करके काम करता है ये? कैसे करके काम करेगा यहां देख लो। अब कौन सा हार्मोन करेगा काम बोल रहा हूं मैं? कैल्सिटोनिन ना, सॉरी पैराथार्मोन ना। पैराथार्मोन। पैराथार्मोन क्या करता है ध्यान से देखिएगा। पैराथार्मोन एक सेल को स्टिमुलेट करता है, उस सेल का नाम है ओस्टियोक्लास्ट सेल। सेल का नाम क्या बता दो? ऑस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट सेल। देखो ध्यान से देखना ना, ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है, देखो। ओस्टियोक्लास्ट सेल। तो ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या करता है कि जो कैल्शियम कहां पे जमा करके रखे हो अभी? इसमें किए थे ना, जमा किए थे ना। बोन में जमा हुआ कैल्शियम को पुनः रिलीज कर देता है भाई। कहां पे? ब्लड में। ब्लड में। ब्लड में कम हो चुका था ना, तो बढ़ाना था। 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया था, उसको बढ़ा के फिर कहां तक ले जाना था? 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम तक ले जाना था। इसीलिए पैराथार्मोन रिलीज क्या रिलीज करता है बोलने पर? मतलब कैल्शियम आयन को रिलीज करता है कहां से? बोन से ब्लड में। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? बोन्स रिलीज। बोन रिलीज कर रहा है यहां पर। पहले रीएब्जॉर्प्शन कर रहा था, अब रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है ना। दूसरा काम क्या करता है पैराथार्मोन? दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि नया नया ऑस्टियोक्लास्ट और बनाता है। समझ रहे हो ना। तो यहां पर क्या लिख दूं? न्यू सिंथेसाइज, न्यू कौन सा सेल? ओस्टियोक्लास्ट सेल। समझ में आ रहा है ना। एक तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट किया जाता है कैल्शियम आयन को रिलीज करने के लिए, दूसरा नया नया ऑस्टियोक्लास्ट सेल बनाया जाता है। तो मुझे एक चीज बता दें, पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूं, बाद में बात करते हैं फिर। अब बात मुझे इतना बता दें, यदि ब्लड में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई तो कौन सा हार्मोन काम करेगा? बता दो। यदि ब्लड में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई तो कौन सा हार्मोन काम करेगा? कैल्सिटोनिन कि कैल्सिटोनिन। ग्रोथ हार्मोन? कौन सा? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन। तो सीधी सी बात है, कौन काम नहीं करेगा? पैराथार्मोन। पैराथार्मोन। तो हमको इन दोनों में से कौन से सेल की जरूरत पड़ेगी? ओस्टियोब्लास्ट सेल की ओस्टियोक्लास्ट सेल? बोलो जल्दी। दोनों की जरूरत पड़ेगी समय समय। क्यों दोनों की जरूरत पड़ेगी भाई? हमारे पास ब्लड में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है तो कौन से सेल की जरूरत पड़ेगी? बहुत मार ऑस्टियोक्लास्ट खाते सेल। ऑफलाइन क्लास में होते तो, ऑफलाइन क्लास में होते बहुत मार खाते। ऑस्टियोब्लास्ट सेल।
सर इसकी जरूरत पड़ेगी ना, अभी तो इसको डिपॉजिट करना है ना बोन में, दोनों की क्यों जरूरत पड़ेगी फिर बताओ? इसकी जरूरत ही नहीं है अभी। हम ध्यान से सुनो, बोलता हूं मैं, सर समझ गए। फिर रिपीट कर रहा हूं। यदि ब्लड में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, कौन सा हार्मोन काम करेगा? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन। और बोन का कौन सा सेल काम में आएगा? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट सेल। अब ध्यान देखो, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जैसे ही ब्लड की कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल से कैल्सिटोनिन रिलीज हुआ और वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल को स्टिमुलेट किया, नया नया ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनाया। लेकिन किसकी जरूरत नहीं थी? ऑस्टियोक्लास्ट सेल की जरूरत नहीं थी ना हमको। इसीलिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल को क्या करेगा? नया ऑस्टियोक्लास्ट सेल सिंथेसाइज होने नहीं देगा। और जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल था उसको काम करने भी नहीं देगा। कुछ समझ में आया? हमको जरूरत तो ऑस्टियोक्लास्ट का था ना, ऑस्टियोक्लास्ट की जरूरत। तो जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल बन चुका था उसको काम करने से रोकेगा और नया ऑस्टियोक्लास्ट सेल बनने नहीं देगा। क्लियर है इतना? अब उल्टा सोच के देखो। अभी मैं बोला यदि ब्लड में, किसी भी पेशेंट के ब्लड में कैल्शियम आयन बहुत कम है, कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रेंज से कम है, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथार्मोन रिलीज होगा। पैराथार्मोन क्या करेगा? अभी कौन होने की जरूरत है? ऑस्टियोब्लास्ट की ऑस्टियोक्लास्ट? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट को जरूरत है, बिल्कुल ऑस्टियोक्लास्ट को जरूरत है ना। अभी इसको जरूरत है एक्टिव होने की। इसको जब ऑस्टियोक्लास्ट को जरूरत है तो मुझे एक चीज बता दीजिए, ऑस्टियोक्लास्ट को तो एक्टिव कर देगा, नए नए ऑस्टियोक्लास्ट सेल बनवाएगा। लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट का क्या करेगा? ये जो बने बनाया ऑस्टियोब्लास्ट है उसको क्या करेगा? भैया अभी तो तुम बंद रहो, चुप रहो कुछ देर के लिए, क्योंकि मुझे अभी ब्लड से कैल्शियम बोन में जमा नहीं करवाना है, मुझे तो ब्लड में जो कम हो गया है कैल्शियम वहां पर बढ़वाना है। इसलिए तुमको अभी चुप रहना पड़ेगा। ऑस्टियोब्लास्ट को चुप करा देता है। और दूसरा, जो नया नया ऑस्टियोब्लास्ट सेल बन रहा था उसको भी क्या करेगा? नए नए ऑस्टियोब्लास्ट बनने से रोक देगा। समझ में आया कुछ? तो मतलब तो सीधा सीधा हुआ ना कि कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन एक दूसरे के क्या हुए? बोलो जल्दी। एंटागोनिस्ट हुए ना, एक दूसरे के अपोजिट काम किए। मैं इनको यहां ऐसे कर दे रहा हूं, देखो तो समझ में आया ना? ये क्या हो गए भाई? एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्ट मतलब एक दूसरे के अपोजिट, और दोनों ही अपने अपने लेवल पे काम करते हैं, दोनों ही अपनी अपनी कॉन्सेंट्रेशन बेस पे काम करते हैं। अब मुझे एक चीज बता दें, बहुत सिंपल सा चीज पूछ रहा हूं मैं आपको, कि यदि केवल और केवल कैल्सिटोनिन काम करेगा तो रिजल्ट क्या होगा बताओ? ये तो अभी है ही नहीं, समझ लो आप। रिजल्ट क्या होगा बताओ? ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा। ब्लड की कैल्शियम खत्म हो जाएगा, सब ब्लड का कैल्शियम बोन में जमा हो जाएगा, तो ब्लड में हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा ना, ब्लड में कैल्शियम की कमी। तो क्या नॉर्मल है? क्या कंडीशन है क्या फिर ये?
बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट उसके उल्टा सोचो, यदि मैं बोलूं किसी बंदे में, किसी पेशेंट में केवल और केवल पैराथार्मोन काम कर रहा है, कैल्सिटोनिन बिल्कुल नहीं है, काम नहीं कर रहा है, तो रिजल्ट क्या होगा बता दो। बोन में कैल्शियम की कमी है, ब्लड में बोन का कैल्शियम सारा की कैल्शियम चला जाएगा कहाँ पे? ब्लड में। ब्लड ब्लड में। बोन तो खोखला कमजोर हो जाएगा ना, खोखला रह जाएगा केवल। यस सर। बोन तो कैल्शियम और फास्फेट का बना है, वो तो खोखला हो जाएगा, समझे ना। हड्डी से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी, हड्डी कमजोर हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक, मैं आगे और भी डिजीज बताऊंगा आपको, आगे डिजीज बताऊंगा। ओस्टियाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका हो जाएगा, बहुत सारे डिजीज होते हैं इसमें। कुल मिलाकर सभी डिजीज का एक ही होता है, बोन कमजोर हो जाता है। तो क्या किसी एक का बने रहना किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक है? ओ सर। बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए से काम करते हैं, दोनों हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करते हैं, दोनों एक दूसरे को बैलेंस बना बना के काम करते हैं। यदि ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो गया तो कैल्सिटोनिन काम करेगा, यदि कम हो गया तो पैराथार्मोन काम करेगा। तो एक दूसरे को रेगुलेट करते हुए काम करते हैं, ये कोई अकेला एक तरफा नहीं करता है, इस चीज को याद रखेंगे। जिस प्रकार से प्लांट में पढ़ते हो आप लोग ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और जिबरलिक एसिड, ये सब क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बेस पे काम करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया तो फीमेल कैरेक्टर हो जाएगा, और एस्ट्रोजन और एंड्रोजन ना, एंड्रोजन ज्यादा हो गया तो मेल कैरेक्टर हो जाएगा। प्रेगनेंसी के समय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करते हैं। एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया तो बच्चा पैदा हो जाएगा, अब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो गया तो बच्चा पैदा ही नहीं हो पाएगा, लंबे समय तक प्रेगनेंसी बनी रहेगी। तो यहां पर हार्मोन कैसे काम करते हैं बोलने पर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। क्लियर है इतना? यस सर। अब देखो यहां पर मैं क्या बोला, जैसे जैसे ब्लड में कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो सीधा सीधा पैराथायराइड ग्लैंड हुआ, पैराथायराइड रिलीज किया, ये बोन पे आया, और बोन के कौन से सेल को स्टिमुलेट किया? ओस्टियोक्लास्ट सेल को, जिसकी वजह से कैल्शियम कहां से कहां गया? बताओ, कैल्शियम आयन कहां से कहां गया, बता दो भाई। इधर बढ़ गया था ना, बोन में ज्यादा था तो बोन से ब्लड में गया। तो अगर ऐसा घटना लगातार घटता रहे तो क्या होगा? कि लगातार ऐसा हो कि लगातार पैराथार्मोन आता रहे और बोन से ब्लड में कैल्शियम को ले जाता रहे, तो रिजल्ट में क्या होगा? ब्लड की कैल्शियम आयन क्या हो जाएगी? ब्लड की बता दो। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना, बिल्कुल। देखो ये स्थिति हो जाएगा। देखो ब्लड का कैल्शियम आयन बढ़ गया, फिर रिजल्ट में ये हुआ, दोनों तरफ का रिजल्ट हुआ ना। और यदि लगातार कैल्सिटोनिन काम करता रहा तो क्या होगा? देखते हो, लगातार कैल्सिटोनिन काम करता रहा क्या होगा? ये ब्लड से बोन में डालते जाएगा, तो ब्लड में रिजल्ट में क्या होगा? कैल्शियम आयन की कमी हो जाएगी। भाई ब्लड से निकाल निकाल के बोन में डाल रहे हो ना, समझे कि नहीं? तो ये एक दूसरे को रेगुलेट कर रहे हैं कि नहीं बताओ? और दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ब्लड की कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन पे, और डिपेंड कर रहे हैं ब्लड में कितना। ब्लड में ज्यादा है तो कैल्शियम रिलीज होगा, ब्लड में कम है तो पैराथार्मोन रिलीज होगा। बात समझ में आई? यस। ठीक। और कौन किसको रोकता है ये भी बता दिया हमें। कैल्सिटोनिन किसके काम को रोकता है बता दो भाई।
फर्स्ट और लास्ट के ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पैराथ हार्मोन है तो किसके काम को रोकेगा, देखो यहां रोक देगा, और यदि कैल्सिटोनिन आ रहा है तो किसके काम को रोक देगा, ये। रुको थोड़ा सा मैं इसको साइड से लेके चलता हूं। मेरे ख्याल से इतने मामला तो समझ में आ गया होगा आपको, ये काम को रोक देगा। क्लियर है ना? एक बार यस करके भेजो आप लोग ना। आवाज सुनाई नहीं दे रहा था क्या मेरा? कोई मैसेज किए थे लग रहा है। स्वर्णिम तुमको सुनाई नहीं दे रहा था? नहीं सर, अभी आ रहा है, उस टाइम नहीं आ रहा था। कितना समय के लिए नहीं आया था? 3-4 सेकंड के लिए। ठीक है, ओके, उतना चल जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए कि यदि कैल्शियम आयन बोन में जमा होता है तो बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होते जाएगा ना, मिनरल जमा होते जाएगा ना। बात रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। मैं बोला यदि कैल्शियम आयन कहां जमा हो रहा है, बोन में जमा हो रहा है। देखो तो बोन में तो मिनरल जमा हो रहा है ना, तो प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन बोन में कैल्शियम का जमा होना, या कैल्शियम में जमा होता है तो कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन समझ में आ रहा है ना? और करने वाला कौन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, तो मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोन में मिनरल का जमा करना, ये काम उसका है। अगर मैं बोलूं पैराथ हार्मोन क्या करता है, तो पैराथ हार्मोन क्या करता है बोलने पर, बोन का डीमिनरलाइजेशन, मिनरल को हटाता है ना, वहां से ब्लड में डाल देता है, तो डी मिनरलाइजेशन या फिर डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन ये हो गया। इसकी वजह से बोन से कैल्शियम आयन निकलते जाता है और ब्लड में आते जाता है। तो कौन कौन से हार्मोन आपस में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करते हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथ हार्मोन। अब कमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अब कमेंट समझ में आएगा। याद रखना कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फेट आयन का भी ऐसे करते हैं ना। किसका करते हैं बोला मैं, फॉस्फेट आयन का भी है ना। चलिए अब देखो तो पैराफोलिकुलर सेल से क्या निकलता है, एक बार मैं सेव कर ले रहा हूं। ये देख लो, देखो भाई ये तो फोलिकुलर सेल था और ये था पैराफोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सेल को सी सेल के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि यहां से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है और कैल्शियम का होम्योस्टेसिस करता है, बोला था याद है। इन ब्लड, ब्लड में कैल्शियम आयन को मेंटेन करता है। अगर बढ़ गया है तो निकाल के हड्डियों में डाल देता है, बोन्स में डिपॉजिट कर देता है। इसीलिए उसको चूंकि उसको सी सेल नाम दिया, सी फॉर कैल्सिटोनिन या कैल्शियम। पैराफोलिकुलर सेल को सी सेल के नाम से भी जानते हो आप, याद रखना। बस और 5 मिनट में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखिए चलिए कमेंट पर लेते देखिए अब। तो पेप्टाइड हार्मोन कैल्सिटोनिन जो कि 32 अमीनो एसिड का है, इज रिलीज फ्रॉम दिस सेल्स
पैराफोलिकुलर सेल से रिलीज होता है बोल रहा है। एंड स्टिमुलेट्स द, किसको स्टिमुलेट करता है? ऑस्टियोब्लास्ट स्टिमुलेट सेल फॉर एब्जॉर्बिंग कैल्शियम एंड फास्फेट। मैं बोला ना कैल्शियम के साथ साथ किसकी बात करोगे आप? फास्फेट की। कैल्शियम एंड फास्फेट आयन कहां से कहां? फ्रॉम बोन, फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू बोन। देखो फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू बोन कैल्शियम को ट्रांसफर किया जाता है। ये हो गया। आगे देखिए। एंड इनहिबिट द, कौन सा सेल को रोका जाता है भाई? ऑस्टियोब्लास्ट को, क्योंकि वो उल्टा करता है ना काम को, हड्डियों से निकल के ब्लड में डाल देता है। जबकि अभी हमको ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम है और जरूरत नहीं है, उसको तो हटा रहे हैं, लाना थोड़ी है, इसलिए ऑस्टियोक्लास्ट को बंद कर दिया जाता है। आगे देखिए। सो कैल्सिटोनिन कॉजेज कैल्सिफिकेशन या मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। अभी बोला हूं मैं आपको, बोन में कैल्शियम जमा करते हो, मिनरल जमा करते हो, ठीक, इसलिए कैल्सिफिकेशन या मिनरलाइजेशन बोलते हो। अगला, कैल्सिटोनिन ऑलवेज वर्क विथ, किसके साथ काम करता है बोला अभी मैं? पैराथार्मोन, बट बोथ आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन। याद हो जाएगा ना, दोनों एक दूसरे के, कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट। कैल्सिटोनिन क्या करता है? लोअर्स डाउन कैल्शियम आयन लेवल इन द ब्लड प्लाज्मा। कैल्सिटोनिन हमेशा ब्लड के कैल्शियम को कम करता है भाई। क्यों? ब्लड में बढ़ जाता है कैल्शियम आयन, तब कैल्सिटोनिन काम करता है ना, और बढ़े हुए कैल्शियम को निकाल के हड्डियों में डाल करके ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे इधर पैराथार्मोन काम करते रहेगा, जमा करते जाएगा, तो ये जो कम हो गया था ना, धीरे धीरे बढ़ के फिर कैसा हो जाएगा? देखो तो फिर रिजल्ट में क्या हो जाएगा, ये देखो तो, ये कम हो गया तो बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ जाएगा ना, 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर में जा करके उसके पार होकर के फिर बड़ा ज्यादा हो जाएगा। देखो फिर चला गया ऊपर, आगे बढ़ गया। देखो क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं डायग्राम को? फिर बढ़ जाएगा तो फिर कौन आएगा? फिर कैल्सिटोनिन आएगा। कैल्सिटोनिन का काम होगा कैल्शियम निकालना, निकालते निकालते फिर कम हो गया तो फिर पैराथार्मोन आएगा, और ये तो फिर एक दूसरे के अल्टरनेट काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बाद काम कर रहे होते हैं, ये इसको याद रखना। अगला देखो, तो कैल्सिटोनिन कैसे काम करता है बोलने पर? बाय इनहिबिटिंग द वर्क ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट के काम को रोक देता है, बिल्कुल। फिर अगला क्या बताओ? बाय स्टॉपिंग द फार्मिंग ऑफ न्यू ऑस्टियोक्लास्ट, नए नए ऑस्टियोक्लास्ट को बनने नहीं देना, अभी बोला हूं मैं। और क्या लिखा पढ़ो जल्दी? बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट के काम को बढ़ावा देना। ये पूरा डायग्राम में बता चुका हूं मैं आपको। ऑस्टियोब्लास्ट को बढ़वाता है, नया नया ऑस्टियोब्लास्ट बनवाता है, लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट को रोकता है और नया बनने नहीं देता है, और जस्ट उल्टा पैराथार्मोन का काम है। मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जो एग्जैक्ट ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं ना, अभी जो हमने 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर माना है, तो 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को अब एग्जैक्ट की बात करें तो 9.4 होता है ना। ब्लड कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो माने हैं, ये तो हम राउंड फिगर माने हैं ना, आपको याद हो जाए। वास्तव में कितना है बोलने पर? 9.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो 10 के आसपास ही तो है ना, इसीलिए हमने इसको 10 माना। इतना यदि समझ में आया तो आप यस करके भेजें। जल्दी भेजें। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो किसका होगा देख लें भाई, बता दीजिए। पैराथायराइड ग्लैंड। हमने आज थायराइड ग्लैंड के लेक्चर को कंप्लीट किया। ठीक है, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।
थैंक यू